नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। संसद के मानसून सत्र के बीच जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कारणों से का हवाला दिया। इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है। आज संसद सत्र का दूसरा दिन है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। सत्र के बीच में पद से इस्तीफा देने वाले धनखड़ देश के पहले उपराष्ट्रपति हो गए हैं। इससे पहले भी दो उपराष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इस्तीफा दिया था। हालांकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद एक तरफ जहां विपक्ष की ओर से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और सहयोगी दल नए चेहरे को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक का था। उन्होंने 10 जुलाई को एक कार्यक्रम में कहा था कि ईश्वर की कृपा रही तो अगस्त 2027 में रिटायर हो जाऊंगा, और अब उन्होंने एकदम से इस्तीफा दे दिया। विपक्ष का कहना है कि कल तक धनखड़ ठीक थे, अचानक तबीयत का हवाला देकर इस्तीफा किसी और तरफ इशारा तो नहीं कर रहा। सवाल है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से संसद सत्र पर अब क्या असर पड़ेगा। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की टाइमिंग क्यों, स्वास्थ्य की वजह से इस्तीफा या वजह कुछ और है। अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, ये वो तमाम सियासी सवाल है जिनके जवाब जो हैं वो विपक्ष जानना चाहता है, सत्ता पक्ष जानना चाहती है और देश की जनता भी जानना चाहती है कि अब आगे क्या होगा। तो वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने दबाव में दिया हुआ इस्तीफा बता दिया है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि उनके विशेषाधिकार का जो हनन हो रहा था, उनके विशेषाधिकार को संसद में भाजपा के द्वारा जो चुनौती दी जा रही थी, यह कमोबेश उसी का परिणाम है। इस्तीफा दिया है, ऐसा क्या स्वास्थ्य का कारण रहा, लेकिन जो प्रतीत होता है प्रथम दृष्टिया कहीं न कहीं उन्होंने दबाव में इस्तीफा दिया है। उनकी भावना कहीं न कहीं आहत हुई है। उनके विशेषाधिकार का जो हनन हो रहा था और उनके विशेषाधिकार को जो चुनौती दी जा रही थी राज्यसभा में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के नेताओं के द्वारा, उनसे कहीं न कहीं वो आहत होंगे। कोई न कोई तो अंदरूनी कारण रहा है जिस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया है। कपिल सिब्बल और इमरान मसूद का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको बताना और समझाना बेहद जरूरी है। उसके बाद हम चर्चा पर वापस आएंगे। मुझे दुख है कि अगली बार जब मैं जाऊंगा राज्यसभा तो वहां उस चेयर पे नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह से वो चेयर पे अपनी बात रखते थे और जितने प्रोएक्टिव वो थे, शायद ही कोई चेयरमैन इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में उतना प्रोएक्टिव रहा हो। ये उनकी खासियत भी थी और उसकी वजह से करवाहट भी कभी कभार होती थी, लेकिन कभी मन में उनके ये नहीं रहता था कि मैं इसकी वजह से किसी को नुकसान करूं। सारा दिन तो हाउस में थे वो, तो स्वास्थ्य कैसे एकदम अचानक क्या कारण हुए, घंटे के अंदर के इस्तीफा ही देना पड़ गया। हम तो उनके लिए उम्मीद करते हैं कि दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और सेहत दे। और उपराष्ट्रपति ने आखिर इस्तीफा क्यों दिया, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ शिवानंद हुल्ल्यारकर जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ संजीव कौशिक जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ संदीप मिश्रा जी, संजय द्विवेदी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। सबसे पहला सवाल आलोक वत्स जी आपसे होगा। जगदीप धनखड़ जी को जितना मैं जानता हूं, जितना मैं समझता हूं, इमोशनल आदमी तो हैं ही और अपनी बात को मजबूती से रखना जानते हैं, और पिछले काफी समय से वो अपनी बातों को मजबूती से रखते रहे हैं। लेकिन कल जो उन्होंने इस देर शाम इस्तीफा दिया, उस इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है। उन्होंने अपने इस्तीफे में इस बात को कहा कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि दिन भर वो अपने चेयर पर बैठे रहे। और अगर हम लोकसभा के स्पीकर की तुलना में बात करें सभापति राज्यसभा की यानी उपराष्ट्रपति की बात करूं, तो उन्होंने ज्यादा समय चेयर पर बिताया है। ये अचानक से स्वास्थ्य कारण कहां से आ गया और इस्तीफे की क्या वही वजह है जो दिखाई दे रही है, या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? आलोक वत्स जी। देखिए, इसकी टाइमिंग को लेकर तो थोड़ा सा जरूर अचंभा हूं,
कि पूरे दिन उन्होंने सदन चलाया, उसके बाद एकाएक और स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। ये तो समय ही बताएगा कि वास्तविक कारण क्या था, लेकिन अगर उन्होंने कहा है कि मैं स्वास्थ्य के कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं, तो ये भी कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि वाकई क्या स्वास्थ्य का ही कारण था या और कोई कारण था। धनखड़ जी को मैं जब से गवर्नर है तब से देख रहा हूं, बहुत प्रोएक्टिव रहे हैं हर मामले में और बहुत बड़े वकील भी रहे हैं, संविधान के अच्छे ज्ञाता हैं, एक विद्वान के रूप में इनको देखा जाता है। तो वी लाइक टू वेट विवेक जी, एक्चुअल रीजन क्या स्वास्थ्य ही है या कोई और कारण है, ये समय ही बताएगा। लेकिन अभी इस पर कहना कुछ जल्दीबाजी होगी। हाँ, इतना जरूर है कि अब सदन चलाने के लिए उनके डिप्टी को या तो ये भार दिया जाएगा, और मेरा अपना ऐसा मानना है कि अगर उपराष्ट्रपति का चयन होता है तो शायद बिहार अरे से अभी कोई इस्तीफा मंजूर तो हो जाने दीजिए देश को आलोक मिले। वसी, इतनी जल्दी क्या है? इस्तीफा मंजूर हो जाने नहीं, दीजिए। जब आप लोग कुछ जल्दीबाजी में है जब वो बीजेपी वाले। जब वो डिटरमिन्ड है। नहीं, तो मुझे इस्तीफा तो तो डिटरमिन उनका आप लोग नहीं लग रहे हैं सकते। पूरी तरीके से कि अभी उपराष्ट्रपति साहब ने नहीं, इस्तीफा हमने दिया है, कोई- स्वीकार भी नहीं हुआ है, तो अब हमने- अगले कौन होंगे उस पर मैं- चर्चा शुरू हो गई है। मैं ये कर रहा हूं, इसमें कोई वो नहीं है। मैं एक अटकल लगा, इट्स जस्ट थॉट, नथिंग कॉन्क्रीट। राजनीति में अटकलों के भी कई मायने होते हैं, इस बात को आप बेहतर तरीके से समझते होंगे आलोक वत्स जी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर शिवानंद हुल्यारकर जी, एक प्रतिक्रिया आपसे। गुड मॉर्निंग आशीष जी और पूरा पैनलिस्ट को। मॉर्निंग। मैं इससे घोर निंदा करता हूं। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं जगदीश धनखड़ साहब को रिजाइन वापस लेना चाहिए। देश का ये लोकतंत्र का हत्या हो जाएगा। मैं हाथ जोड़ के मैं मीडिया के माध्यम से बोलता हूं, ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। दूसरी बात, उस शहर का गरिमा बीजेपी के दबाव बना के रिजाइन देने के लिए बोला है। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे हमारा नेता, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, राज्यसभा का अपोजिशन लीडर, उनको जन्मदिन का शुभकामना दिया जाखड़ साहब ने। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर मुद्दा उठा के पूरी तरह से मैटर उधर ही फंस गया है। और उन्होंने खड़गे साहब ने 2 मिनट में 6 पे 6 मार दिया। उतने में आग तांडव होके बीजेपी जेपी नड्डा खड़ा हुआ। जेपी नड्डा जी खड़े होके उन्होंने बोला कि ये आपके रिकॉर्ड में नहीं आएगा, मेरा आदेश है, मैं जो बोलूंगा वही आदेश होगा। और जो जगदीश जाखड़ साहब वाइस प्रेसिडेंट है, उनका इंसल्ट हो गया। एक गरिमा है, चेयर का गरिमा, उनको पावर है, आप बात रख सकते हैं। आशीष जी, अभी मैं चैनल में कुछ भी बोला तो उधर थोड़ी होगा बाहर। ये अपनी पार्टी का राय है, लेकिन उनका इंसल्ट होने के बाद उन्होंने रिजाइन दिया। आज भी पार्लियामेंट का वर्किंग कमेटी का बहुत बड़ा मीटिंग था, जयराम रमेश जी थे उसमें। तो इस तरह से इन्होंने माहौल बना के, उनको प्रेशर बना के, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी प्रेशर बना के उनको रिजाइन देने के लिए धमकाया गया। और डॉक्टर शिवानंद जी, अभी आपने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जिक्र किया। एक पता नहीं दिलचस्प बात मैं आपको बता देता हूं, शायद आपकी जानकारी में अभी ना हो। एक वक्त था जब धनखड़ साहब और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आराम से एक बार बैठे हुए थे और धनखड़ साहब अपने वकालत के दिनों की चर्चा उनसे कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वकालत में इतना पैसा मैंने कमाया कि नोट गिनने की मशीन जो थी वो लगानी पड़ी। और ये बात राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने सबके सामने कह दी। तब उस समय सभापति थे धनखड़ साहब, उन्होंने इस बात को कहा कि कुछ बातें व्यक्तिगत होती हैं, आपको राज्यसभा में नहीं कहनी चाहिए थी।
बहरहाल आप कुछ कह रहे थे, क्योंकि आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तारीफ में इतनी सारी बातें कह दी, तो मुझे लगा ये किस्सा भी आपको बताना जरूरी है। डॉक्टर शिवानंद जी। उन्होंने जो देखिए जो बात अगर खड़गे साहब ने रखा है तो ये निजी मामला रहता है, ऐसे बात रखना उनका व्यक्तिगत ये रहेगा, उसमें मैं ज्यादा नहीं बोल सकता सर। दूसरी बात मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ, जगदीश धाकड़ साहब वाइस प्रेसिडेंट है, ये देश के 140 करोड़ जनते का वाइस प्रेसिडेंट है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ रिजाइन वापस लेना चाहिए और सेवा करना चाहिए, स्वास्थ्य का उनका स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। ईश्वर को यही प्रार्थना करता हूँ। ये बीजेपी वाले को क्या हुआ पता नहीं है, ना SIR चुनाव आयोग के बारे में बात नहीं रखने देते, ना हमारा नेता एलओपी। अरे कल चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। मैं आपको बता दूं, कल देर शाम की खबर है, वो खबर मैंने चलाई भी थी और लाइव भी दिया था। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि भाई 90% से ज्यादा का जो काम है बिहार में SIR का, वो हो चुका है। अब चूंकि अगले हफ्ते सुनवाई है, इसलिए सुनवाई बेहद दिलचस्प हो जाएगी। आशीष जी अभी भी 8 दिन बचे हैं, आपके पास कैसा आ गया मेरे को पता नहीं है। ये सब मीडिया में नहीं, ये तो ओपन एफिडेविट होता है ना। ये जो, चूंकि मैं तो सुप्रीम कोर्ट कवर करता हूं इसलिए हमारे पास आता है, ये ओपन एफिडेविट होता है। चूंकि पक्षों को जब मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको समझा दूं कि प्रोसीजर क्या होता है। जब भी एफिडेविट फाइल किया जाता है तो जो इसमें रिस्पोंडेंट्स होते हैं या फिर जो पार्टी होती है उनको कॉपी सप्लाई किया जाता है। तो रिपोर्टर्स को अमूनन जो पार्टीज होती हैं, चूंकि इसमें इलेक्शन कमीशन रिस्पोंडेंट है तो पार्टीज से हमें ये कॉपी मिल जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने मुझे मेरे मोबाइल पे दे दिया हो, हमें भी अपने सोर्सेज से मिली थी। जी शिवानंद जी प्लीज। सर एक अंजुम करके बहुत सीनियर पत्रकार है, उनका खुद का यूट्यूब चैनल है और वो खुद अंजुम जी ने बिहार में हर गांव में जाके वहाँ के सब वीडियो सब इकट्ठा करके उन्होंने वीडियो चलाया। उनके ऊपर 2 FIR हुआ। शर्म होना चाहिए। ये लोगों ने अभी आने वाले सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को ऐसा चुनाव आयोग दिखाना चाहते हैं कि मेरा पूरा हो गया है। सर ये बहुत दिन नहीं चलेगा। जगदीश धाकड़ साहब रिजाइन दिया, मेरे ख्याल से जो मेरे नरेंद्र मोदी जी फेली हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी रिजाइन देना चाहिए, अमित शाह जी रिजाइन देना चाहिए। पहलगाम के अटैक सिंदूर के मामले में 26/11 में जब बॉम्बे में बॉम्ब अटैक होने के बाद मेरे मामा जी शिवराज पाल चाकुरकर रिजाइन दिया था। ये देश सर्वोपरि है, देश के ऊपर कोई नहीं है। हम नरेंद्र मोदी 40 पार्टी लेके चल रहे, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन उनको सपोर्ट आज भी है कल भी है। देश के लिए देश सर्वोपरि है सर। जिस तरह से बलराम जगदीश धनखड़ जी सर ने जो रिजाइन दिया, ये शर्मनाक है, बीजेपी को फेलिवर है। और दूसरी बात मेरे पास एक चीज आपने, चूंकि आप जगदीश धनखड़ के समर्थन में इतनी बातें कह रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं। दिसंबर 2023 शीतकालीन सत्र था। उस समय आखिरी शीतकालीन सत्र में धनखड़ साहब ने कुल 34 सांसदों को निलंबित किया था। जब इन 34 सांसदों को निलंबित किया था तो टीएमसी के जो सांसद थे वो हाउस के बाहर जगदीप धनखड़ साहब का मजाक बना रहे थे, और वहीं पर इस समय जो आपके नेता विपक्ष है राहुल गांधी जी वहां पर मौजूद थे और वो हंस रहे थे। बाद में जगदीप धनखड़ साहब का एक बयान आया कि मेरी जाट पहचान और किसान जो पृष्ठभूमि है उसका संसद में मजाक उड़ाया गया था। तो मैं आपको ये सारी चीजें बताता चलूं जो आप लोगों ने भी की है। शिवानंद जी प्लीज कंटिन्यू करिए, फिर बाकी लोगों के पास आशीष जी मैं देखिए तो इतने बड़े हैं वाइस प्रेसिडेंट, देश को 140 करोड़ जनता, सिर्फ बीजेपी का नहीं है वो। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी 40 पार्टी लेके चले उनका नहीं है, सबका प्रतिनिधित्व करे। नरेंद्र मोदी जी भी मेरे भी प्राइम मिनिस्टर, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जिस तरह से निर्णय गलत ले रहे, देखिए ये बीजेपी RSS प्लान किया था। नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं पार्लियामेंट हाउस अगर लेना है तो भाई आप सदन में ये कह रहे थे आप लोग कि वो बीजेपी का काम कर रहे हैं। मुझे ध्यान में है आई थिंक लास्ट ईयर की बात होगी जब उन्होंने इस बात को कहा था कि जो विपक्ष है वो संसद में लोकतंत्र का मजाक बना रहा है, अगर अनुशासन में विपक्ष नहीं रहता है तो फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा। तब आप ही के सांसदों ने ये कहा था कि ये बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। मुझे ध्यान में ये बात पूरी अच्छी तरह। आशीष जी कुछ पॉइंट में ये होता ही है। देखो अपोजिशन है, हमारा काम है बात रखना, बात सुनना नहीं सुनना आपकी मर्जी, लेकिन सर लोगों जनते पब्लिक तक जाना चाहिए ना। देखिए हमने कभी वाइस प्रेसिडेंट का मजाक कभी नहीं बनाया, ना कभी होने नहीं दिया, नंबर 1। नंबर 2 जो भी हो रहे ये गलत हो रहे। नरेंद्र मोदी जी फेल्योर सर
मेरे पास जो आशीष जी जानकारी मेरे पास आया है, अभी वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रहे शरद पवार जी, सरकार बचाने के लिए राहु केतु शनि प्लानिंग नरेंद्र अरे मोदी, तो अमित आपका शाह फिर कर महाविकास रहे हैं। अघाड़ी का क्या होगा? अरे अरे हाँ। अरे हमारा जीत होगा ना। अरे अच्छा। हमारी जीत है। हाँ देखिए अभी शरद पवार जी तो फिर बनेगा तो वाइस आप खुश प्रेसिडेंट। हैं। आप मतलब बाहर मन से कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ जी इस्तीफा वापस ले लें, अंदर से खुश हैं कि शरद पवार जी बनने जा रहे हैं। ये बड़ी रोचक जानकारी आप दे रहे हैं। देखिए, सिक्के मतलब ये सच्चाई- वही हो गया। सच्चाई- हाँ, सच- सिक्के सच- के वो सच्चाई- शोले की फिल्म वाला सच्चाई सिक्का रख सकते हैं सिक्का है ये। हाँ, दोनों तरफ हेड है, चित भी मेरी पढ़ भी मेरी। नहीं नहीं सर, देखिए मैं फर्स्ट सर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन वापस लेना चाहिए। मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ, नमन करता हूँ, सर का स्वास्थ्य अच्छे रहे और सर रिजाइन वापस लेना चाहिए। हाँ। 140 करोड़ जनता के तरफ से मैं आपके चैनल के माध्यम से सर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, सर रिजाइन वापस लीजिए, वापस लीजिए, वापस लीजिए। अगर नहीं हुआ तो जो बीजेपी आरएसएस जो प्लान कर रहे हैं हाँ। शरद पवार जी को वाइस अरे प्रेसिडेंट शुक्र बनाना, है आपने ये शरद सही है। पवार साहब का नाम लिया, नीतीश बाबू का आपने नाम नहीं लिया। 4 महीने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है। संजीव कौशिक जी के पास जाऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास। संजीव कौशिक जी, आपकी एक प्रतिक्रिया। आशीष भाई, मॉनसून का पहला सत्र, पहला दिन, उपराष्ट्रपति जी लगातार सदन में मौजूद। शाम तक अचानक ये खबर आती है कि उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि देश का उपराष्ट्रपति अस्वस्थ हो, बीमार हो और उसके वजह से इस्तीफा दे और प्रधानमंत्री की कोई प्रतिक्रिया ना आए, ये तो पहली बार मैं देख रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हम इंतजार कर रहे थे कि उनकी प्रतिक्रिया आए। कहानी इतनी नहीं है। जब आप इसके पीछे का परत उलट के देखेंगे तो आपको यह भी दिखाई देगा कि आदरणीय धनखड़ साहब ने जिस संवैधानिक पद की शपथ ली थी, उनके ऊपर कई बार विपक्ष के द्वारा भेदभाव के आरोप लगाए गए। हमने देखा कि एक ही तरह के आचरण की वजह से विपक्षी पार्टियों के साथ उनका अलग व्यवहार था और सत्ता पक्ष के साथ अलग व्यवहार था। ये बात तो खलती थी विपक्ष को, निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष को सुहाती भी थी। कल जो घटना घटी है, आपने देखा होगा कि कल के सदन के सत्र के दौरान जिस तरह से नड्डा साहब एक डिक्टेटरशिप के जैसे उनके शब्दों में एक तलखी के साथ वो कह रहे थे कि कौन रिकॉर्ड में जाएगा और कौन रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। उसके बाद में विपक्षी पार्टियों ने हंगामा किया और सदन स्थगित किया गया। उसके बाद में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक हुई, उसमें एक तय किया गया समय कि आगे कौन सा दिन तय किया जाए और कितने घंटे इस पर चर्चा होगी। उसमें खबर ये आ रही है कि उस बैठक में धनखड़ साहब को एक तरह से इग्नोर किया गया सत्ता पक्ष के द्वारा। आहत थे। जाहिर सी बात है कि वो बहुत दिल से भारतीय जनता पार्टी, हालांकि जिस पद पे वो थे वो किसी पार्टी के नहीं थे, लेकिन उन्होंने अंतरात्मा को अभी तक जोड़ के रखा था किसी पार्टी विशेष से और उन्होंने अपना काम किया था। लेकिन बावजूद उसके उन्हें ऐसा लगा, मुझे जैसा लग रहा है, उन्हें ऐसा लगा कि शायद उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। उनको जो वजन मिलना चाहिए, उनको जो तवज्जो मिलना चाहिए, शायद नहीं मिल रहा है। और अचानक विपक्ष का सुर भी बदल जाना, जिस धनखड़ साहब को वो आंखों से देखना नहीं चाहते थे, सुहाते नहीं थे धनखड़ साहब विपक्ष को, आज विपक्ष एक सुर में कह रहा है कि नहीं, इस्तीफा वापस ले लें, इनको होना चाहिए, इनको रहना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी कहानियां छुपी हुई है। हम लोग उसके आधार पर ये बात कह रहे हैं। संजीव कौशिक जी, पिछले कुछ समय से देखा जाए तो जगदीप धनखड़ साहब के जो बयान है, वो बयान इंडिविजुअल तौर पर बहुत ज्यादा बड़े हैं। उपराष्ट्रपति का जो पद है, उसके अलावा भी वो आगे चलकर कई तरह के बयान उन्होंने दिए हैं। अगर आप चाहे बात कर लीजिए जुडिशरी की, अगर आप बात कर लीजिए, उन्होंने तमाम तरह के बयान दिए हैं। क्या जो एक गठजोड़ हमें नजर आता है या फिर एक गुड वार्मिंग जो हमें नजर आती है स्पीकर में, लोकसभा के स्पीकर में और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बीच में, क्या राज्यसभा के उपसभापति और बीजेपी के शीर्ष नेताओं में वो गर्मजोशी नहीं थी? हाँ, पिछले कुछ दिनों से मैंने कहा कि इससे पहले उनके जिस तरह के व्यवहार थे, चाहे वो राज्यपाल रहते हुए हुआ उनके जो व्यवहार थे या फिर उपराष्ट्रपति बनने के बाद शुरुआती दौर में जो व्यवहार है, ऐसा पहली बार आपने भी शायद नहीं देखा होगा कि कोई उपराष्ट्रपति इस तरह से अचानक अपने स्वास्थ्य का हवाला दे करके इस्तीफा दे और उस इस्तीफे पर सरकार की तरफ से चुप्पी साध ली जाए, कोई प्रतिक्रिया ना आए। यहाँ पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि दूसरे को चुनने की तैयारी भी हो रही है। कयास तो ये भी लगाया जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए जगह खाली किया गया, नीतीश कुमार यहाँ आएंगे, बिहार में एक नई तरह की राजनीति होगी। तो ये तमाम बातें जो है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 75 का वो जो 75 की उम्र का जो बैरियर है उसको भी ध्यान में रख करके तो संघ सरकार
और ये धनखड़ साहब का इस्तीफा। निश्चित तौर पे इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, वो अब थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको डिकोड करने में, लेकिन आसान नहीं है सिर्फ ये बात कह के लोगों को मना देना। लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। कुछ ना कुछ सत्ता के साथ टकराहट, विपक्ष के साथ नजदीकी, उनके बयानों में तल्खी, बदलना, सुर बदलना, कई कारण इसके हो सकते हैं जो आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। संदीप मिश्रा जी, कई कारण हो सकते हैं, तस्वीर वो नहीं जो दिखाई जा रही है, जो समझाई जा रही है और जो बतलाई जा रही है, कहानी कुछ और है। सवाल टाइमिंग पर भी है। अगर स्वास्थ्य कारण होता तो आप इस्तीफा पहले भी दे सकते थे, लेकिन सदन के पहले दिन, जिस दिन सदन शीतकालीन सत्र, माफ करिएगा, मानसून सत्र शुरू हुआ, उस दिन पहले ही दिन इस्तीफा। आशीष जी, अगर आपको याद हो 10 जुलाई को धनखड़ साहब ने एक बार हिंट किया था कि मैं अपने समय पर ही रिटायर होऊंगा, बिल्कुल मुझे याद है। कि भगवान की कोई इच्छा अलग हो जाए तो बात अलग है। नहीं, उनका मैं एग्जैक्ट कोड बता देता हूं संदीप मिश्रा जी। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा रही तो मैं जुलाई 2027 में रिटायर हो जाऊंगा। ये उनका एग्जैक्ट कोड था जी। तो आशीष जी, मैं एक बात कहूं, जो चीज दिखाने की कोशिश जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी या उपराष्ट्रपति जी के बीच कोई टकराव था, तो मैं इस स्थिति को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। एक बात मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब किसी को मंत्री बनाती है, किसी को राष्ट्रपति बनाती है, उपराष्ट्रपति बनाती है, कोई भी पद देती है, मतलब जो जिम्मेदारी का पद होता है, तो देने के पहले जो एक सिस्टम वहां पे है, कारपोरेट कल्चर पूरी तरह से है। कारपोरेट कल्चर में क्या होता है कि जब आप कोई नौकरी मांगने जाते हैं तो आपका इंटरव्यू तो होता है, लेकिन साथ में एक चीज चेक किया जाता है आपका बैकग्राउंड, की ये आदमी कहने पे रिजाइन दे देगा कि नहीं दे देगा, या फिर लेबर कोर्ट में चला जाएगा, या फिर मीडिया में जाके बयानबाजी करेगा। तो जब ऐसे लोग होते हैं तो उनको नौकरी नहीं दी जाती है, उनको कहा जाता है अच्छा भैया आप निकल लो, आपको हम नहीं रख सकते अपने यहाँ। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अंदर खाने बात है, जिसके चलते राष्ट्रपति जी ने भारतीय जनता पार्टी की सहमति से रिजाइन दिया है। इसमें हमें किसी तरह की कहानी गढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति जी जिस तरह से मुखर होकर के सारे मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी को उठाने चाहिए वह उठा रहे थे, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जिसमें राष्ट्रपति जी को आदेश दिया गया हो, चाहे कोचिंग संस्थानों का मामला हो, चाहे फिर जस्टिस वर्मा का मामला हो, इन सभी मामलों में जिस तरह से उन्होंने खुल करके बोला है, कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि सरकार और उपराष्ट्रपति जी के बीच किसी तरह से कोई कन्फ्रंटेशन या किसी तरह का विवाद, ऐसी स्थिति थी। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति होती तो उपराष्ट्रपति जी खुल करके इन विषयों पर चर्चा नहीं कर पाते। और कहीं न कहीं आपके मीडिया के सूत्र जो कहते हैं ना, भनक तो लगी जाती है आप लोगों को, तो आप लोगों को भनक अगर कल शाम तक नहीं लगी है तो निश्चित ही जिस तरह से प्रधानमंत्री जी सरप्राइज करते हैं, कुछ ना कुछ इसके पीछे सरप्राइज एलिमेंट है और आने वाले समय में वो सामने वाले है। और एक बात मैं और कह दूं, प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी भी इस पर नहीं आई है, मतलब कहीं ना कहीं सारी बातें एज पर प्रोसेस चल रही है, एज पर प्रोसीजर चल रही है, जिसपे खासकर शीर्ष नेतृत्व जो है कहीं से विचलित नहीं है, कहीं से परेशान नहीं है। नहीं, संजय द्विवेदी जी के पास आना चाहूंगा। संजय जी, टाइमिंग को सवाल है, टाइमिंग पर सवाल है। चलिए एक बार मैं संदीप मिश्रा जी की बात मान भी लूं कि सबको पता था, सबकी रजामंदी थी और उसके बाद यह इस्तीफा हुआ, लेकिन टाइमिंग तो गलत थी। देखिए आशीष जी, सबसे बड़ी बात है, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है कब क्या हो कुछ पता ही नहीं। 7 महीने तक चलता रहा, देखिए किसान आंदोलन, 3 कानून वापस होने तो चलता रहा, अचानक माननीय प्रधानमंत्री जी को सपना आया, कानून वापस हो गए। मैं चूंकि संवैधानिक पद पे है माननीय जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति जी, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा, लेकिन मैं भी कहूंगा कि 2027 तक जो है कार्यकाल पूरा करना चाहिए। देखिए ये भारत देश है, इस देश की गरिमा है, ये गरिमा के खिलाफ अभी कोई व्यक्ति जो सुबह से शाम रात तक बैठा रहा राज्यसभा में उपसभापति बनकर और जाके घर पे जाके इस्तीफा दे, तो ये तो किसी बात, पूरे 140 करोड़ जनता, ये अक्सर प्राइवेट नौकरी में होता है। मैं आपको बता दूं कि आप दोपहर भर काम करें, शाम को घर जाए, वहीं से मेल टाइप किया, जाओ जी कल से नहीं आ रहा। मैं ये कहना नहीं, अरे भाई ये संवैधानिक पद है, ये कोई प्राइवेट नौकरी नहीं है कि गया इस्तीफा टाइप किया। डियर सर, मैं वही आशीष जी कह रहा हूँ कि मैं ये चीज कहना नहीं चाह रहा जो आप कह रहे हैं कि शाम तक, भाई शाम तक काम किया और शाम के बाद कह दिया कि अब यह इस्तीफा दे दीजिए। तो देखिए राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, ये सब जो पद है, स्पीकर पद है, संवैधानिक पद है। ये जब हम मुख्यमंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं,
तो हमारी जो चेहरा जो है, हमारी आंखें हैं, वो पूरे सबके पास होनी चाहिए, सबको हमें देखना चाहिए। लेकिन तो 2014 के बाद क्या हुआ? 2014 के बाद हुआ कि अगर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी को ही देख रहे हैं। अगर राष्ट्रपति बनाए गए या उपराष्ट्रपति बने तो वो सिर्फ एक भाजपा को देख रहे हैं। अब जगदीप धनखड़, अगर आप जीवन काल आप देखें, पश्चिम बंगाल में राज्यपाल थे, आप वहां का इतिहास उठा के देख लीजिए कि ममता बनर्जी के साथ इनका क्या व्यवहार था। तो ये देखिए, ये चीजें जो हैं, ये ऐसी चीजें हैं आदमी को जो भी संवैधानिक पद हो। मैं तो इस डिबेट के माध्यम, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे इस डिबेट में, कि मैं इस डिबेट के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जो भी संवैधानिक पद पे रहे, चाहे वो राष्ट्रपति हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, जो संवैधानिक पद पे हैं, उनको पार्टी के ऊपर हटकर एक अपनी गरिमा बना के रखना चाहिए, जिससे ये लगे 140 करोड़ जनता को नहीं ये सरकार है और ये सरकार में लोग हैं, ये राष्ट्रपति हैं, ये उपराष्ट्रपति हैं। आज क्या हो रहा? आज आप बताइए मुझे, कौन सी ऐसी बीमारी हो गई? संजय द्विवेदी कहे कि साहब मैं बीमार हूं और मैं इलाज नहीं करा पा रहा हूं। उपराष्ट्रपति का अगर ये कहे मेरी मैं तबीयत अस्वस्थ होने के कारण इस्तीफा दे रहा हूँ, तो ये हजम होने वाली बातें नहीं है, न ये समझने वाली बातें। निश्चित रूप से लग रहा है कि उन पर दबाव दिया गया नहीं, लेकिन संजय द्विवेदी जी, जितना मैं जानता हूं, चूंकि वो वकील भी रहे हैं, वो किसी के दबाव में जगदीप धनखड़ जी नहीं आने वाले। वो इमोशनल आदमी है, जज्बात में फैसला ले सकते हैं, दबाव में वो नहीं आने वाले हैं, जाट आदमी है। आशीष जी, जब संवैधानिक पद पे बैठा होता है, जब सत्ता किसी दूसरे के पास होती है, आज वहां जिसके पास है वो दबाव ऐसा दे देंगे, नहीं तो ऐसा कुछ कर देंगे, ऑटोमेटिक हटा दिए जाएंगे। अरे संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे संजय द्विवेदी जी, ऐसा क्या दबाव दे देंगे कि पद छोड़ना पड़े? अब वो हम आप नहीं समझ पाएंगे ना, हम आप नहीं समझ पाएंगे कब कौन जेल चला जाएगा, केजरीवाल जी कब जेल चले जाएंगे, झारखंड में कब जेल चले जाएंगे, या महाराष्ट्र में कितने लोग जेल चले जाएंगे, ये आप हम नहीं तय कर सकते ना। ये तो जो बैठा हुआ है ऊपर है वो तय कर लेता है, इस्तीफा देना पड़ेगा, और इस्तीफा दे दिया। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो हमारी गरिमा है सांसद की, जो हमारे देश की गरिमा है, कि 2027 तक इनको अपना कार्यकाल पूरा करना चाहिए, जो और डॉक्टरों की टीम लगा देनी चाहिए, जो डॉक्टर माननीय जगदीप धनखड़ का इलाज करे और स्वस्थ रखे, और स्वस्थ रखने के बाद इनको जो 2027 तक उपराष्ट्रपति उपसभापति के रूप में देश की सेवा करनी चाहिए। ये मैं प्रधानमंत्री जी से भी अपील करूंगा कि उनको भी ये चीज सोचनी चाहिए कि इस तरह से देश के साथ खिलवाड़ न करें। ठीक है, संदीप मिश्रा जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं, फिर आलोक वत्स जी आपके पास आऊंगा, संजीव कौशिक जी भी हैं। संदीप मिश्रा जी, चूंकि कल ही ये तय हो गया कि भाई जो बहस होगी ऑपरेशन सिंदूर पर, वो 9 घंटे की बहस होगी, ऐसे में राज्यसभा के सभापति का इस्तीफा दे देना क्या सरकार के लिए भी एक झटका नहीं है? क्योंकि जगदीप धनखड़ जी जब बोलते थे तो पूरी वहां पर जो मौजूद राज्यसभा के सांसद होते थे वो सुनते भी थे और शांत भी करा देते थे। धनखड़ जी का जो व्यक्तित्व है और जैसा हम सदन के अंदर उनको देखते हैं, ये बात तो सही है। आप अगर कपिल सिब्बल जी का बयान सुने तो एक तरफ से मुस्कुरा के अपनी बात कह भी रहे थे, दूसरी तरफ उन्होंने एक थोड़ी सी उम्मीद भी थी कि मतलब ये चीज हो गई तो अच्छा हुआ। क्योंकि उनको धनखड़ साहब से एक तरह से दिक्कत ही थी, क्योंकि धनखड़ साहब कभी कभी सत्ता पक्ष की तरफ हल्का सा झुकाव उनका रहता था और यह विपक्ष को हमेशा एक दिक्कत पैदा करने वाला होता था। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो चीज हुई है यह नहीं होनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी को इसको एक सही तरीके से हैंडल करना चाहिए था, अगर कुछ ऐसा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं अपना पॉइंट पे कायम हूं कि यह चीज आश्चर्य नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सहमति से हुई है, इसमें कहीं कोई टकराव नहीं है, मैं इस बात पे कायम हूं। संजीव जी, क्या आप भी मांगते हैं कि कोई टकराव नहीं है? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये है कि शीर्ष नेताओं के साथ जगदीप धनखड़ साहब की बन नहीं रही थी, चाहे वो उनकी कार के काफिलों का इश्यू हो, चाहे पार्टी लाइन से जाकर अलग बयान देने की बात है। हालांकि वो उपराष्ट्रपति थे, वो दे सकते थे, लेकिन कई बार ऐसे बयान दे देना जो उनकी पार्टी को ही नागवार गुजरता था, यानी बीजेपी ने जिन्होंने नॉमिनेट किया था, तो कई बार बीजेपी के लिए भी उनकी बयान जो है वो मुसीबत बन जाते थे। आशीष जी, हम संदीप जी की बातों से सहमत नहीं है। निश्चित तौर पर यह बात कोई भी मानने को आज के वक्त में तैयार नहीं है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो अस्वस्थ थे, जिसकी वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं।
जाहिर सी बात है कि सत्ता के बीच और सत्ता और उनके बीच टकराहट तो थी, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। यदि वो अस्वस्थ थे तो मैंने कहा, जैसा शुरुआती दौर में ही मैंने कहा कि यदि देश के उपराष्ट्रपति अस्वस्थता की वजह से यदि इस्तीफा दे रहे हो और प्रधानमंत्री चुप्पी साध जाते हो तो इससे ज्यादा बेहद शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता है। अभी भी हम कह रहे हैं, अपने बात पे कायम है। मैं दोबारा एक बात रिपीट कर रहा हूं कि धनखड़ साहब और सरकार के बीच में यदि सब कुछ ठीक ठाक होता तो देश के उपराष्ट्रपति को इस तरह से अपने कार्यकाल को पूरा किए बिना सब कुछ दुरुस्त है तब भी इस्तीफा दे देना ये सामान्य बात नहीं हो सकती है। ये कोई सहमति की इसमें बात ही नहीं हो सकती है। कोई अपने मन से, उपराष्ट्रपति अपने मन से क्यों इस्तीफा देगा भला? यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा, उसके साथ व्यवहार ठीक है, उसकी बातों में सब कुछ ठीक ठाक झलक रहा है, उसको सम्मान मिल रहा है, सरकार की तरफ से सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर वो विपक्ष से लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। वो खुलेआम सत्र में मैं ये बात कह रहा हूं कि एक बार नहीं कई बार ऐसे दृश्य दिखाई दिए जिसमें सत्ता पक्ष के साथ वो झुकते नहीं, खुलेआम वो झुक रहे थे, दिख रहा था, और विपक्ष के साथ खड़े होते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। तो ये तो खुलेआम है। इसके बावजूद मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सब कुछ यदि ठीक होता तो इस्तीफा देने की नौबत नहीं आती। सरकार से और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के अगेंस्ट में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की उनकी भाषा बदल रही थी, कल तक की जिस तरह की भाषा उनकी बदली है, जाहिर सी बात है कि उनके बीच और सरकार के बीच में कुछ ना कुछ, राज्यपालों का इस्तीफा ले लेना बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन ये स्थिति इस कंडीशन में पहुंच जाए कि उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देने की नौबत आ जाए, ये सामान्य नहीं है। ये आप भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हमने भी नहीं देखा अपने जीवन में। तो ये आप अभी जैसे कि मिश्रा जी कह रहे थे कि कॉर्पोरेट कल्चर भारतीय जनता पार्टी, बहुत सारी बातें वो कह गए। जब इतनी बात वो कह गए तो आप क्या इंटरव्यू देने जा रहे हैं किसी नौकरी के लिए, तो आपको देखा जाएगा कि आप इस्तीफा देंगे, लेबर कोड में जाएंगे, कितने लॉयल रहेंगे। यदि उपराष्ट्रपति के लिए भी इसी तरह की क्राइटेरिया हो तब तो और बेहद शर्मनाक है ये हिंदुस्तान के लिए। तो ये सारी चीजें अभी पर्दे के पीछे है, बातें तो सामने आएंगी लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसके बावजूद मैं ये कहने में अभी कोई गुरेज नहीं कर रहा कि सब कुछ सामान्य नहीं है, कुछ न कुछ अंदर खाने में गड़बड़ी है जिसके वजह से व्यथित है। अब ये कूद गए नाव पर से या इनको कुदा दिया गया नाव पर से, सवाल तो यही है ना, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये नाव पर से खुद कूदे या इनको धकेल दिया गया, तो ये थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको। संदीप मिश्रा जी, आप जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आलोक वत्स जी के पास जाऊंगा। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें 2-3 दिन इंतजार करना पड़ेगा यह चीज जानने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सरप्राइजेज के साथ राजनीति करती है, कभी कभी मीडिया भी उनके खेले में आ जाता है, कभी कभी विपक्ष भी आ जाता है, और जिस तरह से धनखड़ जी के लिए विपक्ष, अरे संदीप मिश्रा जी, उपराष्ट्रपति का पद है, कोई खेल थोड़ी ना है, क्या बात करते हैं, संवैधानिक पद है, हर जगह खेल अच्छा नहीं लगता है, और उपराष्ट्रपति की गरिमा है। देखिए, गरिमा है तभी इस बात को जो है अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पे जवाब दें। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। यह सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे से पूछा जाना चाहिए कि भाई अगर सारी चीजें ठीक है तो इन्होंने रिजाइन क्यों किया। लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है और अभी तक रेजिग्नेशन स्वीकार भी नहीं किया गया है, तो अगर आज शाम तक रेजिग्नेशन स्वीकार नहीं किया जाता है तो निश्चित ही ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की इसमें सहमति नहीं है, कुछ ना कुछ मान मनोबल चल रहा है पीछे जो है। लेकिन अगर अगले 2-4 घंटे 5 घंटे के अंदर हमें कोई ऐसी खबर आती है कि उनका रेजिग्नेशन स्वीकार कर लिया गया है, तो बात बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा कि क्या बात रही जिसके कारण उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। क्योंकि स्वास्थ्य कारणों पर ना हम सहमत हो सकते हैं ना कोई भी व्यक्ति सहमत हो सकता है, और पूरे भारत की उन्होंने यात्राएं की है। अगर कोई स्वास्थ्य कारण होता तो दिल्ली से बाहर निकलते ही नहीं। और मैं बार बार यही कह रहा हूं संदीप मिश्रा जी कि जितना ओम बिरला ने अपने चेयर पर समय नहीं बिताया होगा बतौर स्पीकर लोकसभा के, उससे ज्यादा चेयर पर समय जो है वो जगदीप धनखड़ ने बताया है सभापति बनकर राज्यसभा में। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो लंबे समय तक चेयर पर बैठे रहते थे और सदन को वो सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश किया करते थे, हालांकि विपक्ष लगातार हंगामा करता रहता था। आलोक वत्स जी, क्या है, मजबूरी है, क्या है, जरा बताइए। इतने सारी कमेंट्स आपको मिल गए होंगे, अनम्यूट करिएगा आलोक भाई। आशीष जी, कैन यू हियर मी नाउ? यस यस आई कैन। देखिए, जब भी कोई बड़े व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत होती है या रेजिग्नेशन होती है तो उस पर अटकलों का बाजार बहुत दिनों तक गर्म रहता है। आज भी प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में तरह तरह की बातें, तरह तरह के चीजें आ ही रही। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भी अभी तक वो बातें चल रही, और मुझे लगता है
धनखड़ जी अरे के बारे में भी ये आलोक बातें वत्स जी, कही। एक आपसे गुजारिश है, इस्तीफे और मौत की तुलना एक साथ मत करिए। मेरा व्यक्तिगत नहीं तौर नहीं पर ये नहीं, गुजारिश है आपसे। मेरा ये कहना है कि जब किसी बड़े आदमी के साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो उसके ऊपर अटकलों का बाजार गर्म होता है, और इस्तीफा भी एकाएक इस्तीफा होना, जबकि सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था। अगर मान लीजिए वो बीमार रहते तो हमें खबरें आती कि ही इज हॉस्पिटलाइज्ड और ही इज इनेबल टू वर्क, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो तो चेयर में बैठ के, आपने ठीक कहा कि उतने एक्टिव तो ओम बिरला जी नहीं थे जितना ये राज्यसभा में एक्टिव रहते थे और जितना समय ये चेयर पर बिताते थे। दूसरे व्यक्ति को तो हम कम ही देख पाते थे उस पर, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक होते हुए एकाएक क्या हुआ जो इन्होंने सीधा रेजिग्नेशन ही पेश कर दिया। तो इन चीजों के लिए तो जैसा कि अभी एक पैनलिस्ट बोल रहे थे, मैं भी उस बात से सहमत हूं कि वी हैव टू वेट। मतलब किस चीज का इंतजार करना क्या है रुख लेता है, क्या इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता है, क्या ये रेजिग्नेशन वापस लेने को तैयार हो जाते हैं, तो अभी थोड़ा सा इन चीजों को देखना होगा। उसके बाद समय के साथ तो बातें बाहर आ ही जाएंगी। मतलब आप क्या मानते हैं ना कारण था कि जो मान मनोवल का जो दौर है वो चल रहा है? देखिए, जब अभी तक इस्तीफा नहीं एक्सेप्ट हुआ है, नॉर्मली इस्तीफा देने के बाद वो घंटे आधे घंटे में एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि कुछ मान मनोबल चल ही रहा होगा। डॉक्टर शिवानंद जी, मान मनोबल चल रहा है, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? नहीं 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 सर, ये सब बीजेपी, मेरे मित्र आलोक जी को क्या हुआ पता नहीं है। लोकतंत्र का ये लोग हत्या कर रहे, बीजेपी आरएसएस। और देखिए, इतना बड़ा पद पे बैठे हुए। लेकिन एक बात है शिवानंद हुल्लारकर जी, कांग्रेस का ये पेट डायलॉग हो गया है कि बीजेपी और आरएसएस लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये जितने भी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ बैठते हैं वो जरूर इस लाइन को जरूर कहते हैं, चाहे डिबेट के शुरू में कहें, बीच में कहें या अंत में कहें। कर्नाटक के मेंबर ऑफ लोकसभा अनंत हेगड़े जी ने क्या बोला था, 400 पार हम संविधान बदलेंगे। तो हमको संविधान बचाने के लिए हमको फाइट करना ही पड़ेगा। कोई भी मौका आया तो हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए, दूसरी बात, जिस तरह से रिजाइन देना चाहिए नरेंद्र मोदी जी, रिजाइन पहलगाम के अटैक का मुद्दा उठा के अमित शाह जी रिजाइन देना चाहिए। ये लोगों ने आज तक अभी तक किसी का भी ट्वीट नहीं आया, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। जाखड़ साहब का रिजाइन एक्सेप्ट हो जाएगा शाम तक, देखिए। दूसरी बात, जाखड़ साहब एक बहुत माने व्यक्तिमत्व है, मैं 2 बार मिला हूं सर को, बहुत ही डाउन टू अर्थ और हम्बल है, बहुत अच्छे है। ठीक है, देखिए अनबंधन होता है, देखिए मतभेद है, मनभेद नहीं है। मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है सर। दूसरी बात, हमेशा ऐसा ही करना ये ठीक नहीं है। सबसे घटिया 11 साल हमको सुसाइड किया जैसा लग रहे हैं। क्या किया युवा युवतियों के बारे में? 2 करोड़ नौकरियों को क्या हुआ? 15 लाख रुपए तो आया नहीं है। आप देखिए, जनधन योजना। संदीप मिश्रा जी, जवाब दे दीजिएगा। फेक इन इंडिया बन गया। क्या कर रहे हैं? सब कुछ भी नहीं, दिशाहीन कर रहे हैं। पहलगाम का जो आतंकवादी, कितना आतंकवादी पकड़ा गया, खड़गे जी ने पूछा। अरे तो भाई पूछिएगा ना, अभी सदन में समय मिला है ना आपको अपनी बात रखने का। आपने क्यों खड़गे जी को बात रखने के लिए बोला? वही मुद्दा बना के। ठीक है, संदीप मिश्रा जी को भी सुन लीजिए, संदीप मिश्रा जी को भी सुन लीजिए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। फिर संजय द्विवेदी जी आपके पास आऊंगा। संदीप मिश्रा जी। शिवानंद भाई, आपके और कांग्रेस के या विपक्ष के लोग जिस तरह से बड़े अच्छे अच्छे उद्गार हमारे उपराष्ट्रपति जी के लिए दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर इसी तरह के उद्गार देंगे और कहीं उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया और उपराष्ट्रपति वो बने रह गए, तो आपके सारे बयान उसी समय काम आएंगे जब आप उनके ऊपर आरोप लगाएंगे कि आप जो है निष्पक्ष नहीं है, आप जो है हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं या विपक्ष के साथ जो है विद्वेष कर रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिए कि इतने अच्छे अच्छे बयान देने के बाद जो है उस स्थिति में क्या होगा। तो शिवानंद जी, थोड़ा धनखड़ जी के लिए बोलते वक्त शब्दों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं कि सरप्राइज देने में माहिर है। अभी जो कल शाम को बवंडर खड़ा हुआ है, हो सकता है अभी शाम को 4 बजे खत्म हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है।
शिवानंद जी, क्या बात करें सर, नरेंद्र मोदी जी फेल्योर सरकार है और सरकार बचाने के लिए शरद पवार जी, नीतीश बाबू जी को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए उनका प्रयास चल रहे हैं। सरकार कभी भी गिर सकता है सर। आप देखिए, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी 400 है। खबरिया चैनल हैं, 400 खबरिया चैनल में 4 चैनलों को भी भनक नहीं लगती है और आपको भनक लग गई है कि उपराष्ट्रपति जी बनने कौन जा रहे हैं। अरे भाई, अभी इस्तीफा नाम हमारे भी मंजूर हुआ लोग हैं, नहीं, हम भी राजनीति में कहां हैं। से भनक लग गई है? चैनल पे बैठ के शरद पवार जी को आप उपराष्ट्रपति बनाने बनाने लगे, भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी आप उसे यहाँ ही बैठ के जिम्मेदारी देते बीजेपी हैं। सुनिए, मत बनिए सर। संवैधानिक लेकिन जिम्मेदारी। एक बात बताइए, बहुत एक मिनट रुक रिस्पेक्ट जाइएगा करता हूं संदीप आपको। मिश्रा जी। डॉक्टर शिवानंद हुल्यारकर जी, शरद पवार साहब का एक बयान मुझे ध्यान में है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैं और उम्र की वजह से मैं अब पार्टी के अध्यक्ष पद के तौर पर जो है वो पद संभाल नहीं सकता, तो ऐसे में यंग आदमी जो है वो आगे आए। अब आप कह रहे हैं कि शरद पवार साहब को उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, तो ये कैसे संभव होगा? मैं आता हूं, एक बार इनसे कमेंट ले लूं। संजय जी, मैं आपके पास आता हूं। शिवानंद जी बताइए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी 11 साल क्या किया बताइए। अरे शिवानंद जी, आपसे बोला कुछ जाता है, पूछा कुछ जाता है, जवाब कुछ देते हैं। ये बताइए, शरद पवार साहब का ये बयान था या नहीं था? आप महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आशीष जी, शरद पवार जी बोलते हैं, करते हैं, जिसके कंधे पे हाथ उसका पार्टी फिनिश। अरे महाविकास आघाड़ी में है वो, क्या बोल रहे हैं? महायुति में नहीं है। अरे पवार साहब कुछ भी कर सकते हैं, मैं चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं। पवार साहब की अंदाजा किसी उनके भांजों को नहीं, अजीत दादा पवार को, आज अजीत दादा पवार जी का जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं है, लेकिन दोनों पार्टी कब क्या करेंगे आइडिया नहीं है सर। नहीं है। जैसे आज आदरणीय राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी एक साथ आने के बाद बीजेपी को इतना मिर्ची लगने का क्या जरूरत था? लॉ एंड ऑर्डर पहली बार है महाराष्ट्र में। देवेंद्र फडणवीस जी को बचाने के लिए शिवसेना के साथ जा रहे दोबारा। आदित्य ठाकरे के साथ 3.5 घंटे क्या किया? ठीक है, ठीक है। आलोकवत जी कुछ कह रहे थे। संजय भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आलोकवत जी जल्दी से बोलिएगा, फिर मैं संजय द्विवेदी जी के पास जाऊंगा। इतना ही हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि टॉपिक पर रहिए। ये जो प्रवचन आप देते आए हैं, अलूल जलूल ये बातें मत कीजिए। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और अभी जनता के आशीर्वाद से आने वाले 10-20 साल तक भारतीय जनता पार्टी का राज चलता रहेगा, क्योंकि हमने काम किया है, काम करेंगे, उसके दम पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शिवानंद जी कुछ कह रहे हैं आप? घोटालेबाजों नरेंद्र मोदी जी 75 ईयर रिजाइन देना तय अगले महीना, वेट इन वॉच। अगले महीना दे देंगे? अरे लोग हैं बाहर, शिवानंद जी, हमारे भी दोस्त लोग हैं। लेकिन इससे बेहतर तो कांग्रेस पार्टी है, यानी 55 साल 50 साल से ऊपर आदमी को भी नौजवान युवा नेता कांग्रेस की कहती है, तो कांग्रेस ज्यादा बेहतर हो गई। बहरहाल संजय द्विवेदी जी कुछ कह रहे हैं, प्लीज संजय जी। देखिए आशीष जी, जब गरिमामय पद हो, संवैधानिक पद हो, गरिमा उसमें देश की जुड़ी हो, तो जिस तरह का बयान अभी आलोक बख्श जिसने दिया, शायद बड़ा संसार करने वाला पद, और जो उन्होंने उदाहरण दिया, ऐसे उदाहरण अगर बीजेपी देगी तो इससे लगता है कि उनके में तानाशाही, जो लोकतंत्र हत्या भी कहा, वो करना, कोई मतलब भाषा शैली का कोई मतलब ही नहीं रहा इस देश में। तो ये चीजें बड़ी गलत हैं। इस तरह कोई भाषा शैली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हम जो बात अभी कही जा रही है कि साहब इस्तीफा तो वापस हो जाएगा, इस्तीफा दिया क्यों गया? संवैधानिक उपराष्ट्रपति पद पे क्या वो नाटक मंडली बनाई गई है क्या? भारतीय जनता पार्टी जो है वो नाटक मंडली का एक हिस्सा है क्या? अगर इस तरह की बातें होने लगेंगी तो शायद देश की गरिमा निश्चित रूप से आशीष जी गिरने लगेगी। मैं नहीं चाहता हूं इस देश की गरिमा गिरे, प्रधानमंत्री चाहे मोदी जी रहे, चाहे प्रधानमंत्री कोई रहे, लेकिन इस देश को, इस देश का भविष्य देखना चाहिए, इस देश की गरिमा देखनी चाहिए, तो संस्कृति देखनी चाहिए, परंपराएं देखनी चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा से बाहर कोई चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसे मर्यादा विहीन बयान दिए जाएंगे, मर्यादा काम किया जाएगा, तो शायद 4 दिन बाद अभी इन संवैधानिक पदों में भी कोई महत्व नहीं रहेगा। लोग कहीं होंगे उपराष्ट्रपति,
होंगे प्रधानमंत्री, होंगे राष्ट्रपति, होंगे मुख्यमंत्री, तो इनका कोई संवैधानिक पद का कोई महत्व नहीं, रहेगा। लेकिन मैं ये यही बताइएगा संजय द्विवेदी जी, आप इतनी सारी बातें कह रहे हैं, क्या उपराष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देने का अधिकार है या नहीं? क्या संविधान ये अधिकार उन्हें देता है या नहीं? आप इस पर आइए। मैं कह रहा हूँ ऐसी परिस्थितियां क्यों बनाई जाए? ऐसी परिस्थितियां मैं तो जानता हूँ, एक बात जानता हूँ भाई, मैं बिल्कुल काशी जी, कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस्तीफा दे सकता है, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकता है, लेकिन राज्यपाल क्या जरूरत इस्तीफा देने की? उपराष्ट्रपति इस्तीफा क्या देने? जो व्यक्ति कल दिन भर राज्यसभा में सभापति बन के बैठे रहे और शाम बाकी तबियत खराब हो गई। हम जो बात कहना चाह रहे हैं उसको समझिए आप ना। देखिए, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकता है, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे सकता है, लेकिन जो राष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके लिए कोई मजबूरी नहीं होती कि इस्तीफा दे। आप इस यहाँ की बात समझिए, इन पदों पर अगर इस्तीफा देना पड़ रहा है, इन पदों पर अगर स्वास्थ्य का नाम दिया जा रहा है, तो इसमें स्वास्थ्य सेवाएं हमारे देश में सही नहीं। जब हमारा उपराष्ट्रपति स्वस्थ नहीं है तो हमारे 140 करोड़ जनता स्वस्थ कैसे रह पाएगी? बड़ा मतलब सोचने का विषय है। मैं तो जो बात सोच के हैरान हूँ कि इस तरह की बातें जो है, ऊपर से कहा जा रहा है शाम तक इस्तीफा वापस हो जाएगा। अगर वापस हो जाएगा तो दिया क्यों? ये तो टोटल भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री जी का फेल्यूर है। इस बात उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस बात पे उनको कोई बने रहने का कोई हक नहीं। लेकिन देखिए, आपने चूंकि अरे संजय जी सुन लीजिए, देखिए स्वास्थ्य कारण तो उनको थे ना, इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे 9 मार्च 2025 को अचानक सीने में दर्द की वजह से उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया हो, या फिर ध्यान में हो पिछले महीने ही वो 25 जून को वो उत्तराखंड में गए थे, एक कार्यक्रम में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई हो। स्वास्थ्य कारण थे उनके, ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य कारण नहीं थे, स्वास्थ्य कारण थे। टाइमिंग को लेकर यहां पर सवाल जरूर उठाया जाता है, स्वास्थ्य कारण को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी कई बार वो एम्स में एडमिट हुए हैं। संजय द्विवेदी जी प्लीज। मैंने आपसे पहले भी बात कही है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर स्वास्थ्य डॉक्टरों की एक टीम होती है, बराबर चेक करने की टीम संजय द्विवेदी के पास नहीं होगी और किसी के पास नहीं, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनके पास तो पूरी टीम होती है, स्वास्थ्य विभाग की, डॉक्टरों की टीम। अरे संजय द्विवेदी जी, इस बात को भी तो समझना चाहिए कि डॉक्टर्स की टीम जाकर सभापति के चेयर पर नहीं बैठ जाएगी ना, वो तो उन्हीं को संभालना होगा ना। वो तय करेंगे कि क्या मेरा शरीर इस बात की इजाजत देता है या नहीं देता है। मैं दूसरे पक्ष पर इसलिए आ रहा हूं क्योंकि अभी उस पक्ष पर बहस नहीं हो रही है। जो व्यक्ति सुबह शाम तक चेयर पर बैठे रहे, माननीय हमारे धनखड़ जी, और शाम को जाके इस्तीफा दे रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही ना। इस तरह की बातें समझ में नहीं। वो 4 दिन पहले दे देते, मानसून सत्र शुरू होने से पहले इस्तीफा दे देते, अचानक क्यों इस्तीफा दे दिया? मैं वही कह, देखिए अब आप वही बात कह, संजय द्विवेदी जी आप वही बात कह रहे हैं जो बात मैं कह रहा हूं कि टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि स्वास्थ्य कारण नहीं थे। मैंने उसकी वजह आपको बता दी कि इससे पहले कब उनको स्वास्थ्य कारण हुए थे, उनको परेशानियां हुई थी। 100% आपसे कह सकता हूं, स्वास्थ्य कारणों में इस्तीफा नहीं दिया गया, ये इस्तीफा दबाव में दिया गया। अरे क्या चाल है भाजपा? मेरी बात समझिए, धनखड़ जी आपको ऐसे व्यक्ति लगते हैं कि वो दबाव में आ जाएंगे? वो इमोशनल आदमी है, वो इमोशनल आदमी है, दबाव में नहीं आ सकते। दबाव में नहीं आएंगे, गुस्से में आके हो सकता है एक बार को माना जा सकता है जाट आदमी है। सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव। कब कौन ईडी में बाहर धंधा चला जाए, ईडी सुप्रीम कोर्ट कहती भी की है आप गलत ढंग से काम कर रहे हैं, किसको जेल भेज दें, किसको कहां भेज दें, कुछ मालूम है? इनके यहाँ सब संभव है। इनके यहाँ कोई दीन ईमान जैसे नहीं कहावत है, कोई दीन ईमान नहीं है इनके यहाँ। अच्छा, इनकी अपनी लाठी अपनी भैंस। वो लाठी और भैंस जो हो रहा है वो महाराष्ट्र में मैं देख रहा हूं भाषा विवाद को लेकर। चूंकि वो टॉपिक नहीं है संजय द्विवेदी जी, नहीं तो मैं उस टॉपिक पर आ जाता अभी। क्या आप लोग महाराष्ट्र में कर रहे हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, मैं उस पर नहीं आ रहा हूं क्योंकि वो टॉपिक का हिस्सा नहीं है। जब चाहे विधायक खरीद ले, जब चाहे 4 आदमी भेज दीजिए, किसी से पूछ लीजिए कि तुम्हें मराठी आती है कि नहीं आती है। आप उस पर नहीं बोलेंगे, आप भाषा विवाद पर नहीं बोलेंगे, आप तमाम ज्ञान दे देंगे। आशीष जी, भाषा विवाद में मैं बहुत डिबेट कर चुका हूँ, इसलिए मैं जो डिबेट इस समय कर रहा हूँ ये डिबेट बिल्कुल अलग है। ये बड़े सम्मानजनक वाली डिबेट है और बड़ी अच्छी डिबेट आपने आज रखी है कि माननीय जगदीश धनखड़ इस्तीफा दे रहे हैं तो ये गलत है या सही,
देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था, मैं इसमें बात कर ठीक रहा है, हूं। भारतीय जनता ठीक है, पार्टी ठीक है, इसलिए ठीक है। तो आलोक बताया वत्स जी कुछ कह रहे थे, फाइनल कमेंट की तरफ आगे बढ़ूंगा। आलोक वत्स जी। मैं संजय द्विवेदी जी के बात से हतप्रभ हूं कि ये सम्मानजनक डिबेट है, और जो डिबेट हमने किया था ये भी थे उसमें भाषा विवाद पर, वो सम्मानजनक नहीं था, इसलिए ये कुछ भी बोल देते उसमें। अरे शर्म आनी चाहिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जिसकी लाठी उसकी भैंस आप कर रहे हैं। जरा दम है तो जरा बिहार और यूपी में आके दिखाइए ना। फिर वही यहाँ मैं आके कह किसी रहा को हूं हाथ कि लगाइए भाषा ना। के नाम पर मुल्क को बांटने की कोशिश क्यों की जा रही है, और मैं कतई 1% भी इस विषय पे नहीं बोलना चाहता इस समय, क्योंकि मामला उपराष्ट्रपति का है, मामला संवैधानिक पद का है, इसलिए मैं इस पर नहीं कर रहा हूं। भाषा विवाद पर भी एक दिन डिबेट रख लेंगे, आपको भी बैठा लेंगे, और उसके अलावा मैं संजय द्विवेदी जी को भी बैठा लूंगा, और फिर भाषा पर देखते हैं कि कौन क्या कहता है। लेकिन चूंकि ये बात उपराष्ट्रपति के, इसलिए उस मुद्दे पर नहीं जाते। फाइनल कमेंट आलोक वत्स जी, चूंकि समय की कमी है, 1 मिनट में सबको देता हूं, मेरी यही है। अभी जो धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया है, इस पर अटकलों का बाजार गर्म है, क्योंकि वो नॉर्मल सिचुएशन में एकाएक जाके उन्होंने इस्तीफा दिया है। बट इसमें मैं इतना ही कहूंगा कि टाइम 1-2 दिन का समय धैर्य रखिए, किन कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया ये साफ हो जाएगा। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि स्वास्थ्य कारणों से वो पीड़ित रहे हैं समय समय पर। क्या उनको सही में डॉक्टर ने कहा है कि अब आप एक्टिव पॉलिटिक्स से रिजाइन कर दीजिए और घर बैठिए, ये बातें 2-3 दिन में स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, संजीव कौशिक जी। तक धैर्य रखना होगा। संजीव कौशिक जी। भाई भारतीय जनता पार्टी ये वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी थी, मुरली मनोहर जोशी की पार्टी थी, जो उनके पिलर थे, जो स्तंभ थे। वो पार्टी नहीं है। पिछले 10-11 सालों में यदि केंद्र में 3 बार और अलग अलग आधे से ज्यादा राज्यों में हिंदुस्तान की यदि भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है, तो जाहिर सी बात है कि उनके राजनीति करने की शैली बिल्कुल अलग है। वो हमेशा से वो चौंकाते रहे हैं। लेकिन आश्चर्यजनक तब बात आती है कि क्या ये चौंकाने की विधि जो है, जो चुनाव में फ्री स्टाइल कुश्ती जो होता है WWF टाइप से, जिसमें कोई नियम कानून नहीं होता, लेकिन क्या हम नियम कानून को इतना दरकिनार नहीं, WWE में भी नियम कानून होते हैं सर। नहीं, उठापटक जिस तरह से दिखाई देता है कि उसमें कहीं से पटक सकते हैं, मार सकते हैं, केवल जीत आपको सुनिश्चित करनी नहीं, उसमें एक डिस्क्लेमर चलता है कि हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि जिसकी वजह से किसी की जान चली जाए या हाथ पैर टूट जाए, और उसमें लिखा रहता है कि आप इसे घर में ट्राई मत करिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में मेरा व्यक्तिगत मानना यही है कि वो चौंकाती है। राजनीति में कोई उसकी अपनी कोई लाइन लेंथ नहीं होती है। वो कई बार चौंकाई है। कोई नियम कानून नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री को हमने सुना है इलेक्शन के समय में मंगल सूत्र, मुजरा, भैंस, गाय, क्या क्या वो कहां से कहां मांस मछली तक चले जाते हैं। तो उसी तरह से हो सकता है कि इस बार भी हम लोग चौंक जाए। ठीक है, संदीप मिश्रा जी 30 सेकंड, उसके बाद शिवानंद जी 30 सेकंड, फिर वाइंड अप करूंगा। 30 सेकंड। उनको भी ये जिज्ञासा होगी कि धनखड़ साहब दबाव बना रहे हैं या धनखड़ साहब दबाव में हैं। इस दोनों बातों को जानने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि रेजिग्नेशन स्वीकार नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि धनखड़ साहब ने खुद एक तरह से कहें दबाव बनाने का प्रयास किया है। अब देखिए सरकार इस मामले में रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करती है या कहती है कि आप अपना रेजिग्नेशन वापस लीजिए। डॉक्टर शिवानंद जी 30 सेकंड। देखिए आशीष जी, जो जानकारी अभी भी मैंने फोन पे कुछ लिया है, नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी को बोला, अमित शाह जी ने धनखड़ गेट आउट, उन्होंने अपमानित होकर रिजाइन दिया है। ये कहां से जानकारी लेकर आते हैं? संजय द्विवेदी जी का 30 सेकंड आप खा गए। ये कहां से जानकारी लेकर आते हैं? धन्य है प्रभु आप, धन्य है कि गेट आउट कह दिया, धन्य है प्रभु आप। और लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। मैं यही ईश्वर को यही प्रार्थना करता हूं, उनका स्वास्थ्य अच्छे रहिए। व्हाट्सएप का कोई मैसेज तो नहीं पढ़ लिया था ना गलती से? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोई मैसेज पढ़ लिया हो डॉक्टर शिवानंद जी? ऐसा तो नहीं था ना? सर सुनिए, मेरा भी खुद का न्यूज चैनल है, मैं कभी बोला नहीं है। मैं दिल्ली में भी मेरा उठना बैठना है। सर देखिए, कोई छुपा नहीं जाता है, कितने भी कोई भी हो, मैं किसी का भी छुपा नहीं जाता है। सिर्फ इतना है कि थोड़ा गरिमा, रिस्पेक्ट रहता है सबका। हम ज्यादा नहीं बोल सकते। हमारे पास भी राहु केतु शनि बैठे, हमारे पास भी बहुत लोग हैं, सब कुछ जानकारी है। और जो हुआ ये गलत हुआ है। ये लोकतंत्र का, संविधान का हत्या हो रहा है। ठीक है, अगर ये इस्तीफा रिजेक्ट किया जाता है और फिर से बतौर उपराष्ट्रपति वो अपने पद पर बने रहते हैं, तो आपके इन तमाम बयानों को मैं आर्काइव में जरूर रखूंगा,
ताकि कभी डिबेट हो तो उसे चलाया जा सके। आशीष जी मेरे जानकारी से रिजाइन एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, आप बड़ा दावा कर रहे हैं, अगर रिजाइन एक्सेप्ट हो गया है तो 12 बजे इस पर डिबेट करेंगे। डॉक्टर शिवानंद जी आपका, आलोक वत्स जी आपका, संजय जी आपका, संदीप जी आपका और संजीव जी आपका, आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। लेकिन क्या तस्वीर वही है जो तस्वीर दिखाई जा रही है, या तस्वीर के पीछे की कहानी कुछ और है? उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा तो जरूर दे दिया, लेकिन इस्तीफा अभी तक मंजूर किया नहीं गया है। पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है जो देश जानना चाहता है।